जा रंजू नसे तड़वड़ा के नमायूं बन जा रंजू सरतू सामो जा अज के चिटिया चाक मारी न पाड़ी को करेगा भावजुल्फ हम बात कर रहे हैं नगर भावजुल्फ एक इनकलाबी आदर्श या निच प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कैसे बना उसकी एक तारीख है। मौजूदा के पहलू में दरिया सिंध के दाएं किनारे बलडे जी नाम गांव जिसको जालहत के दौर में कम्युनिस्टों का एक था कामार का या लिटिल मास्को के नाम से पुकारा जाता था। कामरेड सूबों से अन्ना पीरजादों की कचहरियाँ वो इनकलाबी कचहरियाँ उनकी आबियारी वो सारा कुछ ट्रेनिंग उस नस्ल से वो नस्ल जिसमें पेश थे जुल्फ पीरजादो लुत्फ पीरजादो और वो इनकलाबी जब बरडेजी में आते थे शहीद नज़ीर अब्बासी हो घनश्याम हो दीगर इनकलाबी जब आते थे जाई दौर में अंडरग्राउंड आज एक छोटे से कस्बे में रहते थे उनकी खिदमत करते थे मेहमान नवाजी करते थे स्टडी सर्कल चलते थे वहाँ पे चला करते थे। तो वो जो उनकी उन दौरों में तरबियत हो रही थी उस तरबियत में उनने दो चीज़ें लाई एक वो इनकलाबी बना न बेकाऊ एक जर्नलिस्ट बना दूसरा है कि वो दौर थे जब कम्युनिस्ट पार्टी की बात आई टूटी या सोवियत यूनियन जब टूटा तो उस दौर की वो जो नस्ल थी उसने अपने लिए जाके दूसरा घर सहाफत में उन्होंने ढूंढा। अवामी आवाज़ तो हम सब लोगों का ये था कि शिक्षा घर मरकज घर से भी मीडिया में मैं कहता हूँ अवामी आवाज़ को ये एजाज़ हासिल है कि हम जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट आज मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इदारों में काम कर रहे हैं बेशतर वो हैं जिन्होंने तरबियत अवामी आवाज़ से ली और अवामी आवाज़ में वही टीम हुआ करती थी जो माजी में कम्युनिस्ट पार्टी DSF साथीवाड़ा संगत से होते हुए यहाँ पे पहुँची थी। तो जुल्फ चूंकि इनकलाबी था बचपन में उन्हें भी जाई दौर में मार्शल दौर में लुत्फ के साथ वो गिरफ्तार हुआ कोड़ों की उन्हें सजा आई मगर उसके बावजूद भी उनके हौसले नहीं टूटे तो उन्होंने वो जो आदर्श और उसूल वो जो तरबियत हासिल की थी वो फिर उन्होंने ट्रांसलेट की अपने बच्चों में। उन्होंने वर्षा की आबियारी भी एक इनकलाबी बेटी की तरह की और वो जो रोशन करी अनवर पीरजादा ने जिसकी बुनियाद डाली थी हमारे गाँव में कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस जो तरबियत हमको दी थी नस्ल को उसमें ये था कि औरत और मर्द शाना बशाना चलेगी। यही वजह है कि बगड़ेजी में कच्चे का एक दरिया सिंध के किनारे का एक छोटा सा कस्बा 90% बगड़ेजी की औरतें वो औरतें भी जब उस दौर में क्योंकि जालहत के दौर में सिर्फ 3-4 चीजें मिली सिस्टमेटिकली वो पेनिट्रेट की गई हमारी सोसाइटी में एक कॉपी कल्चर एक डाकू राज उस डाकू में हो सकते हमारे कम्युनिटी पीरजादा के टोले हुआ करते थे एक वो होते थे जो सियासी आबियारी का टोले करते थे और एक वो होते थे जो कहते थे कि इसकी जहालत का खात्मा इल्म में है बच्चों को और बच्चों को तालीम दो। तो गालियां सुननी पड़ती थी कि ये बेगैरत थे अपनी बच्चों को बेटों को पढ़ाते हैं। तो जुल्फ की अनवर पीरजादा की कामयाबी ये है कि कल जो लड़कों की तालीम के मुखालिफ थे आज उनकी बेटियां तालीम हासिल करके उनके घर चला रहे हैं वो जो मुकाबलों में मारे गए हैं डॉक्टर तो देख पास रियल वो जो इनकलाब कहते हैं वो था। जुल्फ चूंकि एक इनकलाबी आदमी था। दूसरा जब हम देश पे जैसे अब्दुल्ला ने जिक्र किया या जैसे महेश ने पॉइंट आउट किया कि मजहर की किताब की कोई रोनमाई थी तो रजा रब्बानी की खबर थी। अब खबर से खबर कैसे निकाली मैंने 2-3 बंदे देखे। मैंने एक रशीद रागड़ देखा घोटकी में कोई छोटी सी खबर थी बाकी उनके नजर में यह था कि सिंगल या 2 कॉलम की खबर है। रशीद ने घोटकी के नुमाइंदे को फोन किया बोलता हुआ कहता था कहा कि इसको डेवलप करो एंड अदर डे वो खबर बाकी अखबार में सिंगल या 2 कॉलम की थी मगर डेली सिंध में वो लीड थी। ये होता है पॉलिटिकल बंदे का न्यूज सेंस कि जबरी वो जबरदस्ती से जो मजहब तब्दील कर रहा उसको कैसे आप करते हो डेवलप करके वो खबर डेली सिंध में लीड खबर थी। इसी तरह जुल्फ वाले लोग वो थे जब कोई अहम खबर आती थी क्योंकि सियासी बंदा हमने डेस्क पे ये लिखा है कि वो बंदा जो सियासत से सहाफत में आया है या पॉलिटिकल नो हाउ रखता है वो आलमी इलाकाई या लोकल तनाजुर में खबर को बहुत अच्छे नमूने से समझ सकता है उसकी अहमियत और उसकी वो प्लेसमेंट भी उस तरह से अखबार में कर सकता है। तो जुल्फ में भी वो चीज़ थी। जुल्फ बहरहाल आज हमें नहीं है मगर जुल्फ है जुल्फ वर्षा जुल्फ है वर्खा जुल्फ है बिंगस जुल्फ है अब्दुर्रहीम जुल्फ है सारे के साथ उन्होंने अपने बच्चों की अपनी बीवी को एक दोस्त को तो हल्के कम उम्र थी जुल्फ से उम्र में बहुत कम थी
مگر ایک انہوں نے اسے بھی دوست کے طور پر آگے رکھا، بچوں کو اپنے طور پر روشن کیا لیے ہیں یہاں لایا. تو ظلم کا نظریہ، ظلم کے اصول ہمارے ساتھ رہیں گے، ظلم ہمیں موجود رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا. تھینک یو. میرے بھائی بچتی بابو ظلم یہ سندر مجھے چاچو تھے تمام گھنا وقت وقت گزریو ڈاڈو کلوز صحافی، شاعر، سیاسی کارکن ہمیں زندگی جا تمام گھنا حوالہ ہوا. 40-45 سال کا بدی من صحافت کے وقت ڈنو، صحافت کئی، سیاسی کارکن رہے، شاگرد کے دور میں 8-9 کلاس میں گرفتار تھیو، میٹرک جو امتحان جیل مارے نو بھائی سال کھن نے قید کاٹو. بابو ظلم جے اسان جو استاد دیو اسان کافی رہنمائی کئی، میڈیا میں آیا سی تو نے دیکھا تو کہ میڈیا جو اسان جو شے وہ ٻڌايو. تو بابو نے ڳالهائڻ لاءِ سڄو ڏيंहुं ڳالهائي سگهجي थो، तमामु घणो ॻाल्हाए सघिजे थो. ॿिया दोस्त वेठा आहिनि सभु ॻाल्हाईंदा. बसि मां सिर्फ़ु एतिरो चवंदुसि त बाबू हिकु निज कमिटेड सहाफ़ी हो, सॼो सहाफ़ी हो, मज़ाक़ती सहाफ़ी हो. उन मां इन शइ जो अंदाज़ो हुनजी सचाईअ जो, ईमानदारी इन शइ मां बि लॻाए सघिजे थो त जेके 5-10 सालनि वारा सहाफ़ी उहे बंगला, गाॾियूं वॾो ठाही वठनि, पर 40-45 साल बाबू सिर्फ़ु साफ़ करे ॾिना. ऐं आख़िर में उहो किराए जे घर में मोटरसाइकिल में ईंदो ऐं हुन इन तारीख़ खां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारी. वॾी महिरबानी. हम पीज़ा देखिए कैफियत की बिना है खसूसी है, बहुत हमारा अच्छा शास्त्री स्वयं रखने वाला साहब गुजर गया है. जिनसे हमारा ताल्लुक इस तरह से बनता है कि वो बलदेव जी के ज़्यादा कंधार थे और हम लोग एक साथ शासन करते रहे, अपनी बसों करते रहे. फिर ये जो भी हम लोग काम करते हैं उनका आपस में ताल्लुक बिल्कुल एक घर की तरह. मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान पीज़ा साहब वो चंद साल पहले हमारे गांव गए थे. मैंने फेसबुक पर रखा कि मैं वहाँ पर गया, मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैं किसी चाचा के घर आया हूँ, खाला के घर आया, बिल्कुल इसी तरह से. तो पीज़ा फैमिली के साथ लोगों के साथ हमारा तो बिल्कुल वो खानदान की तरह था. जहाँ तक कि अनवर और मैं एक दूसरे को वो शौक कहते थे, कजन, ये एक बड़ा हमारा था. तो वो रहा जाहिर से अभी तक भी है. जैसा हम जुल्फों और जो भी दोस्त है, असल में जुल्फ उस वक्त उसकी सियासी गर्दश होती है जब वो स्कूलों के 9वीं-10वीं में थे. हम भी जब जेल में थे, ये भी गुस्सा होकर आए थे. हम गांधी में थे, उनको सेंट्रल जेल में रखा, फिर हम सेंट्रल जेल आए तो उनको गांधी जेल में रखा. तो वो पूरी तरह होती है. ये पीज़ा फैमिली और वो बरेली की उनके 3-4 चीज़ बड़ी खासी हैं. एक तो ये कि ये सबके सब लिखाई भी जानते हैं और लिखने लिखाने काम करते हैं. और इनके घरों में औताक में जो है वो मार्क्सिज्म, सियासत और होता हो, जिसमें होता हो चर्च वगैरह ये सब एक साथ चलते हैं. ये बड़ा हमारा अजीब वो नमूना है और उस पर हमें कोई कभी एतराज़ भी नहीं हुआ. गुलाब पीज़ा तो वहाँ पर आए, हमारे सिंधारी कमेटी के मरकजी सदर भी बने. तो ये पूरा एक इतना भी तसल्सल मिला. तो हमें यही लगता है कि जो भी पिता तो जहाँ कहीं भी देखते हैं तो हमें यही लगता है कि ये हमारा भाई है, हमारे खानदान का यकीनन तरक्की पसंद होगा. तो फिलहाल अभी तक तो हमें इस सिलसिले में मायूसी नहीं हुई कि ये बहुत अच्छी बात है. और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से निभाया दोस्तों को और अपने बच्चों का वो बहुत बड़ी बात. हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि असल में जिस मज़ाक की साहब को लेकर जो कभी यहाँ पर खड़े थे उसका आगाज़ मैंने किया था. अवामी आवाज़ का पहला बानी एडिटर मैं हूँ और जब आप बैठे हैं तो वो भी एक अच्छी बात है. बाद में एक चीज़ जो मुझे लगी मुझे के पूरे प्रोफेशनल ग्रोथ में कि वहाँ पर एक ठहराव और उसमें जितनी वो सलाहियतें थी वो उस तरह से नहीं ले पाई. शायद इसमें कम साथ आता
میں نے کبھی اس پر نہ سوچا نہیں ان سے بات کی تھی، پر وہ ہم ایک اچھے دوست سے، ایک اچھے صحافی سے معلوم ہو گئے، اور اس کو جتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا اس کی گنجائش زیادہ تھی، وہ کم کنٹریبیوٹ کر پائے. آپ کی مہربانی. زلف جو تمام جو دکھائے موت کا دکھ والا زلف سان موڈی شناخت دوستي पुकार अखबार का वही सखत असां DSS में हूंदा साथी पारा संगत का वही ऐं उन खां पोइ इहो सिलसिलो कंटिन्यूअसली आख़िर ताईं हलंदो रहियो. हू जदोजहद वारो माण्हू हो, हुनजी पंहिंजे प्रोफेशन सां कमिटमेंट जी, नज़रिए सां कमिटमेंट जी, फैमिलीअ सां कमिटमेंट जी, जंहिंखे असीं चऊं त वैल्यूज़ वारो ऐं हुन सॼी ज़िंदगी तमामु बहितरीन नमूने सां विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ गुज़ारी. असां ज़िंदगीअ में नंढा वॾा कॉम्प्रोमाइज़ कंदा आहियूं, पर ज़ुल्फ़ जी ज़िंदगीअ में जदोजहद हुई. ऐं हू जेको हुनजो ॻोठु आहे वलड़ी जी, जंहिंखे फिल्म मास्को चइजे थो, उनजे ट्रेडिशन ते पूरो नथो त हुन पंहिंजा उहे ई वैल्यूज़ ही कोल्ड वार ब्रीड जो माण्हू हो, कोल्ड वार ब्रीड जेको असांजे सिंध में जंहिं अॼु ॾींहं ताईं सिंध खे बचायो आहे, उहो कोल्ड वार ब्रीड आहे. जिन माण्हुनि जी पॉलिटिकल एजुकेशन थी ऐं उन खां पोइ जॾहिं कोल्ड वार ख़तमु थी त हू जर्नलिस्ट वॉरियर्स जे तौर ते जेको आहे सो सहाफ़त जो मोर्चो संभालियो. वो प्रैक्टिकली सहाफ़त जो मोर्चो सिंध में अवामी आवाज़ खां हुन शुरू कयो ऐं अवामी आवाज़ जो जेको सिंध जे सियासत में, सिंध जे सहाफ़त में कंट्रीब्यूशन आहे, उन खां कीअं का नथो करे सघिजे. ऐं ज़ुल्फ़ उनखे जॉइन कयो ऐं आख़िरी वक़्त ताईं उन ते बीठो रहियो. ही अॼुकल्ह जेका हेट ऐं डिवाइड जी ॻाल्हि थी थिए, इहा त असां 80s में 90s में कंदा रहिया आहियूं. सोसाइटी खे जेको कटिणो वारो आहे त हिन जे ज़रिए अवाम जा हक़ खसण जे लाइ हू ऐं प्रोपेगेंडा खे ख़तमु करण लाइ बि ही जनरेशन जंहिंमें ज़ुल्फ़ शामिल हो, उहो असां वटि वॾो हथियार ऐं उन खे जेकॾहिं असीं तब्दील कयूं हिन मौजूदा टेक्नोलॉजी दौर में साॻिए ई तरीक़े सां, त सिंध जा मसइला काफ़ी घटि थी सघनि. मुंहिंजे ख़्याल में जेका सहाफ़त, अदब या सियासत खे हिक ॿिए खां जुदा थो करे सघे ऐं ज़ुल्फ़ हिननि टिनी फील्ड्स में कनेक्टेड हुयो. जेकॾहिं तव्हां सहाफ़त में हो त तव्हां सियासत सां कनेक्टेड आहियो, तव्हां अदब सां कनेक्टेड आहियो, ऐं जेकॾहिं तव्हां अदब सां कनेक्टेड आहियो, ज़रूरी तौर ते तव्हां सियासत सां कनेक्टेड आहियो. त ही टिनी फील्ड्स सां कनेक्टेड हुयो ऐं असांजूं काफ़ी कचहरियूं पर्सनल थींदियूं हुयूं ऐं काफ़ी जेको आहे सो असीं वेझो हुयासीं ऐं हू ही वॉज अ कमिटेड पर्सन ऐं हुन काफ़ी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कयो प्रोग्रेसिवली. उनजे करे हीअ जो जेको तज़ती रेफरेंस आहे, मुंहिंजे ख़्याल में आउं प्रेस क्लब खे जस्ट यूज़ त हिकिड़ो हुनखे ट्रिब्यूट पेश करण जे लाइ ज़ुल्फ़ खे ही रेफरेंस जेको तव्हां ऑर्गनाइज़ कयो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में जस्ट करण जे लाइक़ु आहे. बाक़ी जेका ज़ुल्फ़ जी जदोजहद आहे उहा ॿ ॾींहं सॼी सिंध कैरी फॉरवर्ड कंदी ऐं काफ़िलो रुपियो कोन्हे को. ऐं मां हिन ते ई गदाई शइ ते सफ़र ज़िंदगी जो कठिन हो, गदाई बहर कैफ गुज़ारे छॾियोसि. SNSF से भी रहा, किसी हद तक DSF से भी रहा, और जब प्रोफेशन में आए तो अनवर पीरजादों से रहा, और बहुत सालों ज़ुल्फ़ भी SNSF में भी रहा है. बराह रास्त तो हमने एक अखबार में कभी काम नहीं किया, लेकिन जो भी सियासी लोग होते थे उनकी गुफ्तगू बैठक होती रहती थी
ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اس میں نیوز سینس بہت تھا. اگر آپ جائزہ لیں تو پروفیشن میں ہمارے پروفیشن میں جو لیفٹ اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کو بہت شارپ واضحات وہ نظر آئے گا, اور اس کی بیسک سی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو. دیکھیے ہمارے یہاں صحافت میں جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اور اس کے بعد پروفیشن میں بھی آئے تو یہ اندازہ ہے اور پڑھ کر بھی اندازہ ہوگا کہ جو لیفٹ کی خبریں تھیں وہ یا تو کسی انگریزی اخبار میں چھپ جاتی تھیں, اردو اخبار میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا چھاپنے کا. اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں سندھی جرنلزم پر کوئی صحیح معنوں میں ریسرچ ہوئی نہیں. جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی ہے 83 میں, اس کے بعد ہمیں ایک نئی اپرائزنگ نظر آتی ہے سندھی جرنلزم میں, اور اس میں ہمارے بہت سے ساتھی جس طرح جبار خٹک ہیں, سہیل سانگی ہیں, امداد چاڈیو ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ 83 کے بعد جو سندھی جرنلزم ہے اس نے اچانک بہت گرو کیا, اور ان کا جو پرسپیکٹو تھا وہ نیشنل پرسپیکٹو تھا, نیشنلسٹ پرسپیکٹو تھا. اس چیز کو ویسے تو ایم آر ڈی کی بھی صحیح معنوں میں ریسرچ نہیں ہوئی کہ ایم آر ڈی کا موومنٹ کا جو فنومینا تھا وہ کیا تھا, لیکن اس نے ایک بریڈ کو اس پروفیشن میں لے کر آئی, ایک بریڈ کو جن کا پروگریسو آؤٹ لک تھا بہت زیادہ. وہ ہمیں نظر آتا ہے اوور دا ایئرز, ہمیں نظر آتا ہے کالا باغ لینڈ کا ایشو ہو اور نیشنلسٹ ایشو ہو. بعد میں بدقسمتی سے کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینس نہیں رہیں تو بدقسمتی سے اس کے بعد جو بریڈ آئی ہمیں وہ بہت کمپرومائز بریڈ نظر آتی ہے جرنلزم کی, چاہے وہ اردو جرنلزم ہو, انگریزی ہو, سندھی ہو جرنلزم. اس میں جو جرنلسٹ آئے ان کی وہ آپ کو اسٹڈی نظر نہیں آتی, ان کا وہ آؤٹ لک نہیں نظر آتا. ہم اکثر بات کرتے رہتے تھے, کبھی پریس کلب میں مل جاتے تھے اس میں, اور جس دن میری بک لانچ تھی اور نیکسٹ ڈے عوامی آواز میں لیڈ لگائی تو ہمارے ایک ساتھی نے مجھ کو وہ بھیجا, کلپ بھیجا, تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ کس نے لگائی ہوگی. جبار نے بھی مجھے یہ بتایا تھا اس چیز میں. تو وہ اگر آپ اس جرنلزم کا جائزہ لیں, اس میں پچھلے دنوں 1-2 مہینے پہلے سندھ آرکائیو میں گیا تو مجھے 1800 کے زمانے کے سندھی اخبارات رسالے نظر آئے. اس میں جو پروگریسو لوگ تھے, جو میں نے کہا نا جس طرح کے ایم آر ڈی کی جماعتوں نے ہی خود ایم آر ڈی کے چارٹر سے جو ہے وہ کر گئے, ہٹ گئے, تو باقی چیزیں تو ہم اور کس طرف لے جاتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے اس طرح کے لوگوں, اور جب ہم ایسے لوگوں کو کی ڈیتھ ہوتی ہے ہم کنڈولنس کرتے ہیں تو دراصل ہمیں ان کے ورک کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ان کے کام کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جو اتنے سالوں میں انہوں نے کام کیا, جس کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جو زندگی انہوں نے گزاری, جو ان کی فیملی کو انہوں نے ٹرانسفر کیا, اپنی تھاٹس ٹرانسفر کی, اپنی آئیڈیالوجی ٹرانسفر کی انہوں نے, اور ان کو وہ لبرٹی دی کہ وہ خود سوچیں کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے اس سوسائٹی میں رہ کے. تو جو کنٹریبیوشن ہے ان کا, ظاہر ہے جو لوگ زیادہ ڈیسک پر کام کرتے ہیں وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پروفیشن میں زیادہ تر ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جو فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں, ان کی خبریں چھپتی ہیں, لیکن اس خبر کو جو نکھار دینے والے لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. جو رپورٹر ہے وہ آگے اپنی خبر فائل کر دیتا ہے, لیکن اس خبر میں جو ہے اس خبر کو نکھار پیدا کرتا ہے وہ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا آدمی نکھار پیدا کرتا ہے. ہم بہت کم ان لوگوں کو ان کی کنٹریبیوشن کو ہم وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے کام کیے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو بہترین کاپیز بناتے تھے, جو ہیڈ لائنز نکالنا بہت بڑا فن ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ میں انور پیرزادہ وغیرہ ہم لوگ سب اسٹار میں بیٹھے ہوتے تو اسٹار کی ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے عمران اسلم صاحب. تو سی وی او میں ایک
और डिफेंस में एक साइक्लोन अलर्ट आ गया कि बहुत साइक्लोन आने वाला है, तो आधे से ज़्यादा डिफेंस खाली हो गया। अब ये मैं सिर्फ एक एडिटर की न्यूज़ सेंस और उसका पॉलिटिकल आउटलुक बात कर रहा हूँ। उनकी हेडलाइन क्या थी? डिफेंस ऑन द रन। ये जो चीज़ें होती थी, ये आपको हेडलाइंस अगर ऐसी आप देते थे तो आपको वो कैप्चर कर लेता था उस चीज़ को, उसको अटेंशन ड्रॉ करते थे। तो मेरा ख्याल है ज़ुल्फ़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर हमें और काम करना चाहिए। जब बाहर बैठे, जब बाहर उनको अच्छी तरह पोलिटिकली भी सोहेल सानवी वगैरह, जान साकी केस जब चल रहा था तो जान साकी केस को मीडिया ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ था। उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि ये केस क्या है। उसमें जब हमने रिपोर्ट किया, उस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर वो नेशनल मीडिया का हिस्सा बना। इसी तरह नज़ीर अब्बासी की, मुझे याद है कि नज़ीर अब्बासी की जब डेथ हुई थी तो नज़ीर अब्बासी की खबर देने में हमें कितना मसला हो रहा था कि हम खबर छपवाएँ जहाँ नज़ीर अब्बासी की, कोई अखबार उसकी खबर छापने को तैयार नहीं था। तो मेरा ख्याल है सिंधी जर्नलिज्म ने 1983 के बाद एक बड़ी ब्रीड पैदा की अच्छे प्रोग्रेसिव जर्नलिस्टों की, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। आज हमारे बहुत से प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव थॉट से हट गए हैं और वो आज की जो एक जर्नलिज्म है जिसमें पैसा जो है वो सहाफ़त पर हावी आता जा रहा है, उस लहर में बहते जा रहे हैं। ज़ुल्फ़ उन लोगों में से था जो उस लहर में नहीं था। वो खड़ा रहा, अपने कमिटमेंट पे भी खड़ा रहा, अपने नज़रियात पे भी खड़ा रहा और उसने उसके पेश नज़र वो बहुत सी चीज़ें कर सकता था, अपनी ज़िंदगी को बहुत ताज़ा आसाइश पैदा कर सकता था। क्योंकि हमने देखा है, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि जो लोग डेस्क में काम करते हैं वो बार एक खबर लगाने के जो है किस तरीके से उस चीज़ को पैसे देकर और किस तरह चीज़ें रही हैं हमारी सहाफ़त में हैं आज भी। लेकिन चूंकि एक आदमी आइडियोलॉजिकली कमिटेड खड़ा होता है, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का हो, जो लोग अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स पे खड़े रहते हैं वो लोग कभी भी इस लहर में बहते नहीं हैं। इसीलिए कहा था, आपसे मैं कहूँगा कि लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने, मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का हो के रहे। बहुत शुक्रिया मतलब साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर बख्श अली साहब से, ऐसा ही भी ये डॉक्टर हैं और साहब से बहुत ही शुक्रिया भाई मेरे शाहजहाँ शहर ज़ुल्फ़ के साथ हमारी रिश्ता ताल्लुक़ उसी ज़माने से जब 8वीं जमात में NJB हाई स्कूल से उसको गिरफ्तार करके आगे निकाला गया। पहला जानपुर जब हुकूमत हुई उसी ज़माने में ये 8वीं जमात का स्टूडेंट था जब गिरफ्तार हुआ था। उसी ज़माने से लेकर हमारा उसके साथ ताल्लुक़ रहा। वो अदबी काम हो, किसानों की कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, किसानों के लिए कोई काम करना है, लाड़काना लेबर फेडरेशन के साथ मिलकर मजदूरों का काम करना है, यानी काफ़ी। तो अक्सर हम यहाँ पे डॉक्टर साहब और हम सब होते थे, शाद खोगर, डॉक्टर साहब, ज़ुल्फ़, हम सब रात को होते थे। तो सुबह मोस्टली रात को डॉक्टर साहब निकला करते थे 12 बजे, यहाँ से 12-1 बजे। तो उस वक्त भी हम उनसे शरारतें करते थे और बड़े मजाक डॉक्टर साहब से हम करते होते थे। तो वो ज़ुल्फ़ उस वक्त भी काफ़ी सारी बातें करता था ठोकर के जरिए हुई और उसके बाद वो मेरा दोस्त ही हुआ। जब भी कोई मुश्किल काम होता था, कोई ज़रूरत होती थी, काम करता था। उसकी बेटी पे जब केस हुआ, गद्दारी का केस हुआ, तो उन्होंने कॉल की कि यार इस अब केस कैसे ख़त्म कराया जाए। बाद में हम सारे दोस्तों ने मिलके उसकी मदद भी की और जो हो सका उसका केस भी ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ ज़ुल्फ़ भी ज़्यादा जैसे जो सहाफ़ी है ना, वो सहाफ़त में अब बहुत कम होते जा रहे हैं। अब सहाफ़त का जो रुख है वो तब्दील होता जा रहा है।
पहले वो बड़े साफी होते थे, वो अच्छे साफी होते थे, जो कमिटेड होते थे, मेहनती होते थे, सच्चे होते थे। लेकिन अब जो सहाफत का रुख है और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा चीज़ें हैं, वो बड़े साफी बनते जा रहे हैं। तो सहाफत का जो रुख चेंज हो रहा है उस पर ऐसे जुल्फिदा तो जैसे जो साफी हैं वो बहुत कम है। और मेन गेट बना, हमारे दोस्त सोहेल सांगी, नज़ीर अब्बासी वगैरह गिरफ्तार हो गए, उनकी शहादत हो गई, जब्बार वगैरह के वारंट निकल गए, तो खासा एक खामोश माहौल था। मगर बाद में शुरू ऐसा लगता था कि उतने पुराना है जितना उनकी अपनी एक शौरी उम्र थी, और बहुत ही जल्दी जो है ना हमारी उनसे जो है ना उनसे हुई। और जब हम मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं हॉस्टल में, और डॉक्टर बख्शी के भाई डॉक्टर गुलाम जाफर हमारे रूममेट थे, तो वो हम तो ज़्यादा सियासी कामों की वजह से जो है ना ज़्यादा होता तो वहाँ आके बैठते थे और काफ़ी घंटों फिर जो है ना हमारा इंतजार करते थे। इसके बाद हमारी जो है ना वो गपशप होती थी। फिर इसके बाद जो है ना वो जब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद जो है ना वो सिलसिला फिर हम भी जो है ना जावला के दौर में बड़े दरबदर हुए जेल ज़मीन। फिर गिरफ्तारियाँ को जब जाओ तो शायद तो हमने जब बहुत हमारा जब अवामी आवाज़ जरा हुआ तो वो उस वक्त जो है ना तकरीबन फिर हमारा जो है ना वो एक रिजम्पशन हुई, उनसे मुलाकात की। और जब हम लोग भी ज़्यादा करते हैं और यहाँ वो अवामी आवाज़ का दायरे पे बढ़ते दम तक वो अवामी आवाज़ में रहे, और अवामी आवाज़ भी और जो उसका अपना गाँव तो बलरे जी है, वो दोनों एक केस स्टडीज़ हैं। और फिर भी जो है ना बलरे जी की ज़्यादा फैमिली है, और ये एक केस स्टडी है, उसको हमें मतलब अपने साथी दोस्तों को भी और रिसर्चर है वो ज़रा एक देखें, और इसके बहुत सारे रेप्लिका बन सकते हैं, इसके बहुत सारे जो है ना वो सिलसिला सारा बन सकता है। अवामी आवाज़ का तकरीबन सिंधी सहाफ़त बिल्कुल ही तकरीबन मायारी गैर मायारी हो गई थी, और 83 की जो है मेहमानी की मूवमेंट थी, उर्दू अखबार के साथ जहाँ शिकवा था कि उन्होंने जो है ना वो कवरेज नहीं की, उस ज़बरदस्त अवामी उभार की, वहाँ सिंधी अखबार भी बहुत सारा जो है ना उस कवरेज के दौर में होते। और रसूल बख्श तहरीर बंधु ने भी एक तहरीक चलाई कि ये जो है ना ये कैसा मीडिया है, किस तरह से है, वो बहुत बात तवील हो जाएगी, कोई बात होनी चाहिए। बहरहाल एक मुहर्रिक बना अवामी आवाज़ के जरा का, लेकिन इससे भी एक और जो जदीद टेक्नोलॉजी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम आया, इन दोनों के इम्तिजाज ने इसको वो दिया। फिर जब हम अखबार में निकाला, डॉक्टर तौसीफ साहब भी थे इस दौरान, तो फिर हमने सोहेल सांगी साहब से रिक्वेस्ट की कि वो केस की हिदायत सुनाई, और उन्होंने जो है ना एक ज़बरदस्त एक टीम तश्कील दी। और उस टीम में देखिए वकील मोहम्मद आचारी साहब भी इजाफी तौर पर रऊफ निज़ामानी जी थे, बदरगो साहब भी थे, शकूर निज़ामानी, हसन महसूर जैसे जूनियर भी इदारा एक बहुत बड़ी जो है ना। और उसके अंदर जो है ना वो सहाफ़ी जो है वो चंद ही थे, 1-2-3 सहाफ़ी थे, बाकी वो सारे यूथ और स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जो कि सहाफ़त में। और यही वजह है कि बहुत बड़ा जो है ना एक जो है सोहेल सांगी साहब की सरबराही में थे था वो, और फिर वो कंटिन्यू सिलसिला सारा चलता। तो एक ऐसा बंदा था जो कि एक यानी कि चंद एक्सेप्शन के साथ, वो एक्सेप्शन का मैं जिक्र करूँगा, चंद एक्सेप्शन के साथ इंतहाई डिसिप्लिन था और इंतहाई जो है ना प्रोफेशनल था, और पूरा जो है ना अपने कामों में सिलसिला बड़ा एक मुआशी परेशानियाँ वो सब कुछ ज़्यादा सिलसिला वो लोगों की तकलीफी सलाहियत को भी थोड़ा सा पीछे ले जाती है और सब कुछ करती है। लेकिन उनके साथ हमारा जो है ना एक तकरीबन ये समझे के दोस्त के साथ एक फैमिली रिश्ता था। और कभी जो है ना वो ये कहते थे, कभी मुझे जो है ना कहते थे कि मेरे तनख्वाह में गुजारा नहीं है, तो आप उसकी देखिए पूरे अखराजात बताता था, कहते कि मुझे बताइए कि एक नहीं है। तो हम ये कहते थे तुम्हारी तनख्वाह नहीं, तुम अकाउंटेंट से जो पैसे जितने ले जाना चाहो तो ले जाओ। वो कभी मतलब जो हो जाता था कि कभी लिक्विडिटी कुछ खराब होती थी। लेकिन इसके बाद जो है ना हमने कई दफ़ा ट्रेनिंग सेशन हमारे होते थे, उस ट्रेनिंग सेशन में वो बहुत पंक्चुअल होता था, उनकी बड़ी अहमियत देता था। अगर जो कुछ दोस्त उस ट्रेनिंग को जो है ना वो तरबियत दी, वो कोई ऐसा नहीं होता कि पूरा कोई ट्रेनर बाकायदा किस्म का, हम आपस में बहस और मुबाहिसा करते थे और पूरे स्टैंड से हम पूरी सारी टीम सारे उससे होती थी, जमा होती थी।
اور اس سے جو وہ چیزیں وہ سیکھتا تھا اس کو ریئلی امپلیمنٹ کرتا تھا. اور ابھی جو ہے نا ہماری کوئی 1 سال پہلے ہوا میں نے لکھا بھی تھا ان کی حیاتی میں جب وہ حیات تھے کہ ڈیموکریٹک ماحول ہمارے گھر میں رہا ہے. ڈیسیجن میکنگ ہمیشہ ایسی ہوئی ہے کہ سب ساتھ میں مل کر بیٹھتے تھے. کسی کوئی بھی مسئلہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا مسئلہ, ہم سب مل کر حل کرتے تھے. ہمارے بہت ہی عزیز دوست ساتھی جو ہم نے نہیں رہے جو بھی گزاروں سے کنڈورنس ریفرنس میں شرکت کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیا. اور آپ یقین کریں کہ آج میں ہمارے یہاں تو بہت کنڈورنس ریفرنسز ہوتے ہیں, لیکن جو کراس سیکشن آف سوسائٹی نے جو آج پارٹیسپیٹ کیا ہے تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واحد کامریڈ صاحب بیٹھے ہوئے, سیما مہیشوری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے, تو اس بات پہ وہ دلیل ہے کہ اس وقت اس کے دوستوں نے یا زلفی پیرزادوں نے فیصلہ نہیں کرایا, بلکہ انہوں نے وہ جو معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو کمیونسٹ لیفٹ پروگریسو کہتے ہیں اور اپنے قلم سے جو پیسہ بناتے ہیں ان سے ہٹ کے میری جو ملاقات ان سے ہوئی وہ مالک اور ارشاد پوکر کے ریفرنس سے ہوئی. اور ہم اکثر و بیشتر کیونکہ وہ ہمارے جو اس وقت جو اقتدار میں کراچی پریس کلب میں جو گروپ ہے یہ ڈیموکریٹ, اس کا ایک فعال بلکہ ہمیں مشورہ دینے والا گروپ کا وہ ہمارا ایک لیڈر تھا اور ہمارا دوست تھا. اس کے ساتھ اکثر ہماری جو ہے کارڈ روم میں محفلیں سجتی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں نے نیشنلسٹ بھی بہت دیکھی ہے جو شاؤنسٹ ہیں, جو صرف اور صرف اپنی ذات اور صرف اپنی قومیت کو دیکھتے ہیں. بہت ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کی تربیت کس کامریڈوں نے کی ہے. اور آج کل تو وہ کم ریٹ زیادہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے چورن بیچتے ہیں. اور اس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کی ایسی تربیت تھی کہ وہ تمام قومیتوں کے لیے اس کے پاس ہمدردی ہوتی تھی, وہ نفرت نہیں کرتا تھا. اور ہمیشہ وہ جو ہے کبھی بھی ہم نے اس کو انہوں نے ٹریڈ یونینسٹ تھا, لیکن کبھی بھی اس نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ کراچی پریس کلب میں اس کو کوئی الیکشن میں ہم لڑنا ہے, یا اس نے کبھی بھی مینورنگ نہیں کی کہ کسی طرح سے میں جو ہوں. تو یہ میں انڈورس کرتا ہوں ڈاکٹر جفار خٹک کے کہ وہ پیچھے رہ کے بیچارہ جو ہے تمنا کرتا تھا. اور اس وقت اس سوسائٹی کا جو حال ہے, اچھا وہ اس کے اندر نہ کوئی مذہبی مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے لیفٹ کا ہو, اور انسانیت تھی, ہیومن رائٹس. سب سے بڑی بات ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر قائد اعظم نے بھی جو خطاب کیے ہیں, جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے ایکویلٹی کی بات کہ تمام لوگ چاہے وہ کسی رنگ و نسل کے ہوں وہ سب جو ہے برابر